तो आज आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 है बेटा क्लास 10 के लिए, जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं बेटा, क्या उत्पन्न करते हैं। तो जब भी जलीय विलयन होता है तो उसमें अम्ल हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोजन आयन। हमने आपसे पिछली वर्कशीट्स में देखा था कि अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाते जब भी जलीय विलयन होता है। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। ठीक है बेटे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जलीय विलयन में अम्ल जो हैं वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और हाइड्रोजन आयन भी उत्पन्न करते हैं। तो जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या होगा, फिर हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। ठीक है ना बेटे, तो हाइड्रोजन आयन जो उत्पन्न हुआ था वो जल के अणुओं के साथ मिल जाएगा और क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन। देखिए इस तरह से ये लिखा जाता है। अब क्षारक की बात होती है। जो क्षारक हैं वो जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। एक फ़र्क है कि क्षारक अगर कहीं पे क्षार लिखा होता है तो उसको भी हम सेम क्षारक से ही कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे घुलनशील क्षारक जो कि जल में घुल जाते हैं उनको क्षार कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ अभिक्रियाओं द्वारा इनको दिखाया गया है कि कैसे हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकला है। अब अगला टॉपिक है कि अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। जब हम अम्ल या फिर क्षारक में जल मिलाएंगे तो होता क्या है बेटा कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकालती है, यानी बहुत गर्म हो जाती है। तो जब भी अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाएगा बेटा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी जिसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो ऐसी ही उसमें अगर हम लैब में ये एक्टिविटी करें तो जो भी हम फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे तो वो हमें काफ़ी गर्म महसूस होगी। तो जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। यानी जब भी किसी अम्ल में जल मिलाया जाएगा तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। ठीक है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। यानी अगर आपने मतलब जल के अंदर विलयन मिलाया तो बेटा वो तो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हीट और धमाका टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी गलत प्रक्रिया है। हमें क्या करना है बेटा कि एकदम से अम्ल ना मिलाकर जल के में उसको धीरे धीरे ड्रॉपर का इस्तेमाल करके या ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है तब मिलाने की कोशिश करनी है। और साथ ही साथ क्या है, ये जिसके भी अंदर जल होगा या वो मिलाया जा रहा होगा तो उसको साथ साथ हिलाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा बेटे, जो इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बनी है वो उसको टाइम मिल जाए बाहर एस्केप होने के लिए और अंदर ज़्यादा तापमान ना बढ़े। तो आप अगर आपने इन सावधानी का ध्यान नहीं रखा बेटा तो आप जल सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। यानी अगर आपने ये सब सावधानियां नहीं अपनाई तो ये जो कांच का जो भी पात्र होगा, जो भी बर्तन या फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब वगैरह जो है वो फट सकती है, वो टूट सकती है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के केन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बोतल पर चेतावनी के चिन्ह जो है वो ध्यान दीजिए। तो जब भी कभी आप लैब में अपने स्कूल की लैब में देखेंगे कि जो भी अम्ल या क्षारक के जो डिब्बे होते हैं या जिनके अंदर वो स्टोर होते हैं तो उनके ऊपर सावधानी वाले चित्र बने हुए होते हैं। अच्छा, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर देखिए, जल में अगर अम्ल मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन की बात होगी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और जल में अगर क्षारक मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन की। ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से ही हमें इस परिभाषा को ध्यान में रखना है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, इन वाले आयन्स की सांद्रता में के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि अम्ल जो है वो
काफ़ी ज़्यादा उसकी डेंसिटी हाई है, अब उसके अंदर हम जल मिला देते हैं तो ये जो आयन्स है इनमें कमी आ जाएगी क्योंकि जल के अणु बढ़ जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक जो है फिर तनुकृत हो जाता है। यानी अम्ल या क्षारक में जब जल मिलाएंगे तो उसमें जो भी आयन उत्पन्न होते हैं उन आयनों की जो इकाई आयतन है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, वो कम हो जाएंगे और वो अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा सार्वत्रिक सूचक के बारे में कि हमने विलयन में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में कमी और तनुकरण के बारे में सीखा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी अभी। तो क्या हम मात्रात्मक रूप से किसी विलयन में मौजूद इन आयनों की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? हम किसी विलयन में, जैसे इसके अंदर हमें ज्ञात करना है कि भाई कितना इसकी इंटेंसिटी है हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोनियम आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की, तो ऐसा कर सकते हैं क्या हम ये अंक आंक सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है? हमें प्रबल मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हमें पता चल सकता है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है या मीडियम एक्टिव है। तो हम एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। यस, हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, जो कई संकेतकों का मिश्रण होता है। तो सार्वभौमिक संकेतक क्या है, जिसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। ठीक है, तो ये जो सार्वत्रिक सूचक है ये किसी भी आयन के उसमें विलयन में अगर हम डालेंगे तो इसका अलग अलग रंग दिखाई देगा और उसके हिसाब से फिर हमें पता चलेगा कि अम्ल या क्षारक जो है कितना प्रबल है या नहीं है। तो ये हमें विलयनों में H+ या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता जानने में मदद करता है। तो अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा कि अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो ये तो हमने सबसे पहले देखा था, देख लेते हैं इसका आंसर। तो पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बेटा यहाँ से कि प्रश्न में से लिखेंगे पहले कि अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर, ये तीनों वर्ड, और उसके बाद में हाइड्रोनियम आयन ये भी लिखेंगे। ठीक है, H3O+ के ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन भी लिखेंगे, तो आयन उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है बेटा कि जब कोई क्षार जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है? अभी पहले हमसे पूछा गया था कि अम्ल अभिक्रिया करता है, अब क्षार अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सा आयन उत्पन्न होगा बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इसको हम ऊपर से देख लेते हैं वर्कशीट में। उत्तर नंबर 2 आप यहाँ से लिखेंगे, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। ठीक है ना, कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर पहले अम्ल ले लिया उसके बाद में उसके अंदर जल मिला रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पहले हमें अपने बीकर में जल लेना है और उसके बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप अम्ल को मिलाना है और साथ के साथ उस फ्लास्क को या वो टेस्ट ट्यूब को साथ में हिलाना भी है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से। तो उत्तर नंबर 3 आप बेटे यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक कि पात्र जो है वो टूट भी सकता है। इसमें आप चाहें तो ये क्षारक के बारे में काट दीजिएगा क्योंकि आपसे केवल अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो आप बेटा इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, जल में अम्ल मिलाने पर, क्योंकि अम्ल के बारे में पूछा गया है तो आप क्षारक को काट देंगे यहाँ से, और आयन आपने कौन सा लिखना है? हाइड्रोनियम आयन, तो यानी आप हाइड्रोक्साइड आयन को काट देंगे। ठीक है, इसके प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो यहाँ तक आपने आंसर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। सार्वत्रिक सूचक कई संकेतकों का मिश्रण है। सार्वत्रिक सूचक एक विलयन से लेकर जानने में मदद करता है। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिएगा।